से टैकल करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एज ऑल ऑफ यू नो प्रेसी राइटिंग है जो 20 मार्क्स की है। ये पढ़ लेते हैं कि एग्जामिनर ने खुद क्या कहा हुआ है कि केयरफुल सेलेक्टेड पैसेज विद एन ओरिएंटेशन और जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग एंड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर कंप्रेशन शैल बी गिवन फॉर प्रेसिंग एंड सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल। तो बेसिकली वो करता क्या है कि 20 मार्क्स में से 15 जो होते हैं चले जाते हैं प्रेसी के, और 5 मार्क्स जो है वो आपके टाइटल के होते हैं। तो 5 होल मार्क्स आर फॉर योर टाइटल दैट यू कैन नॉट लूज। ऑब्वियसली हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने प्रेसी के टाइटल को, या अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं, वो बिल्कुल लिखते ही नहीं हैं। तो ये नहीं करना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंशन प्रेसी का टाइटल एज वेल। अच्छा जी, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में अगेन इट्स 20 मार्क्स और 5 सवाल नॉर्मली होते हैं, और इस तरह से उसकी डिवीजन हुई होती है, या 4 सवाल होंगे 5-5 नंबरों के इस तरह से। तो अब इसके बाद आपकी आ जाती है ग्रामर और वोकैबुलरी। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। प्रेसी का आपको पता है कि एक चीज़ है, कॉम्प्रीहेंशन दूसरी चीज़ है। ठीक है, आगे जो है थोड़ी सी छोटी छोटी ग्रामर की चीज़ें हैं जो हमने बचपन में की होती हैं या बड़े होते हुए हम लोग पढ़े होते हैं, बट वो हमारे जेनों से या तो बाहर होती हैं या हमें उसके रूल्स नहीं पता होते, या हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको करते हुए। तो वो भी एग्जामिनर ने जॉट डाउन कर दिया है कि ये इनमें से या इसमें से आ सकता है। तो उसमें से देख लेते हैं कि टेंस है, उसके बाद आर्टिकल्स हैं, फिर प्रेपोजिशन है, फिर कंजक्शंस है, उसके बाद पंक्चुएशन है, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स नॉर्मली ये आपके एमसीक्यू सेक्शन में आता है, विच इज द फर्स्ट 20 मार्क्स ऑफ योर पेपर। उसके बाद आ जाते हैं आपके फ्रेजल वर्ब्स, फिर आ जाती है पंक्चुएशन, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और टेंसेस। अब जरूरी नहीं है कि इन सारे के सारे ही आएंगे आपके एग्जाम में, मगर ये है कि इनमें से कुछ चीज़ें आ जाएंगी, पंक्चुएशन और लेट्स से प्रेपोजिशंस आ जाएंगी, इस तरह करके कॉम्बिनेशन करके वो दे देता है। ठीक है, सो आपकी ये सारी चीज़ें आपने घबराना नहीं, आपकी स्लाइड्स में कवर्ड है, जो मैंने स्लाइड्स अपलोड की हुई है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन देम, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में वो 2 चीज़ें चेक करता है, वन या आपकी ग्रामर चेक करेगा या आपकी वो पंक्चुएशन चेक करेगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली उसको रीराइट करना होता है सेंटेंस को, या आपको अक्सर ये होता है कि आपको पैराग्राफ्स के फॉर्म में आ जाता है, उसको आपने एज इट इज कन्वर्ट करना होता है। ये भी आपके 10 मार्क्स के होते हैं। सो अगेन सम मार्क्स दैट यू कैन नॉट लूज, बिकॉज ये बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ आपने रूल्स को अप्लाई करना होता है जो कि विच आर गिवन इन योर स्लाइड्स। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग इफ यू फोकस ऑन इट, इफ यू गिव इट लाइक 1 or 2 आवर्स लेट्स से एवरी वीक, तो आप बड़े आराम से इसको टैकल कर सकते हैं। फिर आपकी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होती है। मोस्टली जो आपके मार्क्स हैं इसी में लूज होते हैं, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल होता है कि उन दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स का मतलब आता हो। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो रैंडम लिस्ट दे देते हैं 20 वर्ड्स के मॉडरेट स्टैंडर्ड, या तो होता है कि दे नाइदर वेरी इजी नॉर अटरली अनफेमिलियर। ठीक है, उसको ग्रुप करके या इस तरह से आपको दे देते हैं जिसमें से आपने करना ही होता है कि आपने उनकी एनालॉजीज ड्रॉ करनी होती है। तो अब ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स जो है ना वो 2 किस्म की आगे आ जाती है। एक होता है कि आप जिसमें से अपनी एनालॉजी ड्राइव करनी होती है। ठीक है, जिसमें से फॉर एग्जांपल जो मैं आपको स्लाइडों में भी कराया है कि 2 लफ्ज आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और आप उन 2 लफ्जों के बीच का जो रिलेशनशिप है आपने तीसरे और चौथे पे अप्लाई करना होता है। तीसरा लफ्ज आपको दिया होता है, चौथा आपको नहीं दिया होता। सो इट्स मोर और लेस इट्स लाइक दिस। ये क्वेश्चन मार्क होता है आपका, ये आपने इसका और इसका रिलेशनशिप आपने इसके रिलेशनशिप को बेस करके देखना होता है और अप्लाई करना होता है। एक आपकी एनालॉजी आ जाती है, दूसरा आपको जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता बनाया, तो आपको फिर नंबर वो नहीं देता मतलब। सो इफ योर सेंटेंसेस कैन नॉट डिफरेंशिएट ईच वर्ड एंड इट्स पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव मीनिंग, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। सिमिलरली अगर आपको एक का मतलब आता है और उसका आपने सेंटेंस सही बना लिया है, दूसरे का आपको मतलब नहीं आता सही तरीके से और आप इसका सेंटेंस नहीं बनाया, तो आपको फिर नंबर वो नहीं देता। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए बिफोर यू प्रोसीड ऑन टू योर प्रेसी पेपर। उसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो आपकी आ जाती है सेंटेंस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ये होता है कि आपको एक उर्दू दिया होगा और आपको उसको ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। अब वो कह यही रहा है कि 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस, समटाइम्स इट्स अ पैराग्राफ, इट्स नो given thing involving structural composition, significant terms and figurative idiomatic expressions. ठीक है, shall be given to be accurately translated into English. It is up to you if you want to change it into idiomatic language. It is up to you if you do not want to change it into a very figurative language. If you want to translate everything as it is completely up to you. ठीक है, तो आप वो करें। और एक नंबर का थोड़ा बहुत फर्क होता है ऑब्वियसली इफ यू हैव अ डिफरेंट ट्रांसलेशन, और अगर आप थोड़ा सा उसको इडियम्स इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा फ्लावरी बनाते हैं, तो प्रॉब्ली यू गेट लाइक 1 more mark, बट ये है कि नॉर्मली अगर आप एज इट इज भी ट्रांसलेट करते हैं तो सही होता है। तो दीज आर सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर सिलेबस, एंड आई होप आपका सिलेबस थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके आपके जहन में आ रहा है। अगेन देयर इज नो नीड टू बी टेंस्ड, देयर इज नो नीड टू बी क्या कहते हैं परेशान अबाउट द एंटायर सिलेबस, बिकॉज अदर देन प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन एवरीथिंग इज वॉट यू हैव डन इन योर लाइफ। चले एनालॉजी नहीं किया होगा, लेकिन लफ्ज आपको आसपास समझ आ रहे होंगे। चले आपने पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं एज इट इज पेयर ऑफ वर्ड्स कभी नहीं किए होंगे, लेकिन जो लफ्ज लिखे होते हैं वो मोर लेस इतने होते हैं कि बंदा कर लेता है फिगर आउट। और अगर नहीं भी कर सकता तो आई हैव गिवन यू आपके कोर्स पैक में या पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो मोस्ट कॉमन है या जो मोस्ट यूज्ड इन योर CSS एसेज एंड योर CSS प्रेसीज, वो जो है लफ्ज मैंने जॉट डाउन करके, और अब ऐसे कुछ इंटरनेट से भी हेल्प ली है, कुछ खुद ही से भी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आई हैव मेड अ लिस्ट एंड यू कैन रेफर टू दैट। आप उसमें से लफ्ज याद कर सकते हैं, उसमें से लफ्ज देख सकते हैं और भी वोकैबुलरी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।
ये हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश प्रेसिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स इसमें हर साल फेल भी होते हैं और अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश जनरली एज वेल। सो द पॉइंट ऑफ फॉर्मिंग दिस कोर्स इज कि जी मैंने इसलिए ये स्लाइडें बनाई हैं और इतनी इस पे मेहनत की है कि मेरा आपका जो डर है ये प्रेसी का, ये आपके जहनों से और आपके दिलों से निकल जाए। ठीक है, प्रेसी कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है। आई नो आई से दैट फॉर अ लॉट ऑफ अदर पेपर्स एज वेल, लेकिन प्रेसी स्पेशली मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि इट्स मोर और लेस लाइक अ समरी of all the important points that you have covered in or you have read in a particular passage. ये वो चीजें जो शायद हम बचपन से करते आ रहे हैं, but for some reason we are very very scared about कि भाई ये चीज कैसे होगी। ठीक है, हम क्यों फेल होते हैं, एग्जामिनर क्यों फेल करता है, क्योंकि हम उस बेसिक फॉर्मूला के ऊपर अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। हम अपनी प्रेसी को अपने अंदाज में लिखना चाहते हैं। We want to pick out irrelevant stuff as well. We want to mention all the points that we think are necessary in a particular passage, but that is not the point of a presi. The point of a presi is to basically only pick out the most important points और उसके बाद आप उनको jot down करें, connections draw करें उनके बीच में, make connecting sentences। ठीक है, एक आसान सी सिंपल से crisp sentences फॉर्म करें। उनकी फॉर्मेशन ऐसे हो कि पढ़ने वाले को पैसेज की समझ आ जाए। पर आपकी प्रेसी जो भी पढ़ा होगा उसको, उसके सामने अगर पैसेज ना भी हो तो उसको पता होना चाहिए कि जी पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज बात किस बारे में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे इंग्लिश प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में और आगे आपका जो नेक्स्ट चीज आएगी वो कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। उसके बाद आई स्टार्ट पुटिंग इन एंड फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, फिर जी ट्रांसलेशन आ जाएगी, फिर जी आपके डिफरेंट वर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद पंक्चुएशन आ जाएगी। एवरीथिंग जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये बेसिकली सारी चीजें ये एग्जामिनर आपका करता क्या है, कंबाइन कर देता है एक एग्जाम में, इंग्लिश प्रेसिंग कॉम्पोजिशन में, ताकि और आपको देख के काफी घबराहट होती है कि भाई इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, हाउ विल वी एवर कवर सो मेनी इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इन सच लिटिल टाइम। बट द पॉइंट ऑफ दिस अगेन दीज लेक्चर स्लाइड्स इज कि आप इन चीजों से मत घबराएं, बिकॉज ए हम बचपन से ये चीजें करते आ रहे हैं। पंक्चुएशन, टेंसेस, दे आर नॉट अनयूजुअल और दे आर नॉट वेरी न्यू टू अस। सेकेंडली दीज आर ऑल वेरी इजी थिंग्स। ऐसे जो आपका ऐसे का पेपर होता है उसमें चलो गुंजाइश भी नजर आ जाती है कि यार चलो मैं इफ आई एम फ्लंकिंग दिस एग्जाम मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, मे बी आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड। बट प्रेसी में तो मैं समझती हूँ कि इस चीज को भी आप मिनिमाइज कर दें। प्रेसी में तो 110% यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द पैसेज एंड जस्ट जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जितने भी और कंपोनेंट्स हैं मैं उनको बारी बारी करके लेके चलूंगी। चलिए आप अपनी स्लाइड की तरफ देखिए। तो जो पहली चीज है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इंग्लिश प्रेसी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगी। प्रेसी होता क्या है? अ प्रेसी इज बेसिकली अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ द पैसेज। ठीक है, वो रिटेन करता है एब्सोल्यूट एसेंशियल पॉइंट्स। एसेंशियल पॉइंट्स मतलब कि इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं जो वो पैसेज कह रहा है उस चीज को वो कंटेन कर लेता है। ठीक है, वो सारी अहम अहम जो बातें वो पैसेज जो कर रहा है उसको पकड़ के एक पैराग्राफ के अंदर जॉट डाउन कर देता है, अकम्पनीड विद द मूड एंड द टोन ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज। कि बेसिकली वो ऑथर जिसने लिखा है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या था इस पैसेज लिखने के पीछे। अच्छा जी, हाउ टू राइट अ प्रेसी। सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। अब ये मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में हर चीज के रूल्स में डिफाइन कर दूं। रूल्स डिफाइन करने से ये होगा कि आपको पता होगा कि भाई ये आप टिक ऑफ कर सकते हैं। प्रेसी लिखी तो आपने ये चीजें टिक ऑफ करनी है कि क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 1 अप्लाई होता है या नहीं होता, क्या मेरी प्रेसी में रूल नंबर 2 अप्लाई होता है कि नहीं होता। ठीक है, बारी बारी रूल्स को आपने चेकलिस्ट की तरह आपने टिक ऑफ करना है। सबसे पहली चीज आ गई कि जी आपकी प्रेसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए। एवरेज जो लेंथ है जो रिकमेंडेड होती है, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्पेशली मैं भी यही रिकमेंड करूंगी कि आपकी प्रेसी की लेंथ शुड बी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। सो व्हाट यू डू इज, आपके पास आ गया प्रेसी का एग्जाम। ठीक है, आपने एक एवरेज वर्ड काउंट ले लेना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वर्ड काउंट आपने कैलकुलेट करके उसके बाद आपने 3 से डिवाइड करके जितने भी लफ्ज आपके पास होंगे उतनी में कोशिश करनी है कि आपकी प्रेसी उतनी ही अल्फाज में है। 5-10 अल्फाज ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि जी 20-30 लफ्ज ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ना हो। प्रेसी का जो पॉइंट है, जो एसेंस है कि भाई शॉर्टेंड फॉर्म है, वो इट बेसिकली लूजेस इन द प्रोसेस व्हेन यू ट्राई टू राइट इलैबोरेट सेंटेंसेस, व्हेन यू ट्राई टू एक्सीड योर वर्ड लिमिट। ठीक है, सो दिस वोंट बी रिकमेंडेड। अच्छा जी, फॉर CSS एग्जाम्स वन गुड रूल इज टू डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स बाय 3 एंड यूज अ लिबर्टी ऑफ +-10 वर्ड्स इन द फाइनल ड्राफ्ट। ठीक हो गया। अब प्रेसी के अंदर होना क्या चाहिए। ठीक है, अब ये 5 चीजें हैं जो बहुत अहम है कि आपकी हर प्रेसी के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, क्लैरिटी। योर प्रेसी शुड ऑलवेज बी इजी टू अंडरस्टैंड। ये ना हो कि आपने एक्सट्रीमली हैवी अल्फाज इस्तेमाल किए हो ग्रामर के। वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फेल द प्रेसी पेपर इज बिकॉज दे वांट टू यूज एक्सटेंसिव वोकैबुलरी फॉर नो रीजन। हाँ, मैं जरूर कहूंगी कि आप सिनोनिम्स ढूंढें उन अल्फाजों के। डू नॉट ट्राई टू रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस द सेम वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि रिप्रोड्यूस नहीं करना तो आप इतना ही डिफिकल्ट लफ्ज उसकी जगह ले आए कि एग्जामिनर के भाई इससे आसान तो वो पैसेज था जो हमने दिया एग्जाम में। ठीक है, सो इजी टू अंडरस्टैंड का ये मतलब है कि एग्जामिनर के लिए आसानी से वो पढ़े और वो समझ आए कि भाई इस कैंडिडेट को, इस बच्चे को समझ आ गई कि पैसेज ने क्या कहा। ठीक हो गया।
उसके बाद है करेक्टनेस इन द यूजेज ऑफ लैंग्वेज इन द आइडियाज। अब ये दो चीजें हैं। सबसे पहले वी कैन टॉक अबाउट इन द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। आई विल अगेन रीइटरेट, पहले भी शायद मैंने काफी जो मैंने पेपर्स पहले पढ़ाए हैं उसमें हमेशा कहती हूँ कि लैंग्वेज पे खास फोकस करें। स्पेशली ये एग्जाम तो है ही आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मतलब है कि प्लीज डू नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल एरर्स, ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ग्रामेटिकल एरर्स। कोशिश करें मिनिमम गलतियां कम से कम हो आपकी ग्रामर की, क्योंकि ये है ही पेपर ग्रामर का। ठीक है, एग्जामिनर जो है इसमें सिर्फ आपकी ग्रामर ही मोर और लेस चेक कर रहा होता है। इज आर, ठीक है, वॉज, इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे, वर्ब्स नहीं डाल रहे प्रॉपर, आप उसकी प्रेपोजिशंस वगैरह नहीं डाल रहे, एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही अगर सही नहीं है ना, तो वो एक ग्रामर के पेपर में इट विल पिस ऑफ द एग्जामिनर, इट विल मेक हिम अ लिटिल, मतलब चिटरी, वो थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई ये क्यों नहीं सही लिख रहा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि लैंग्वेज आपकी बिल्कुल करेक्ट हो। उसका आसान हल ये होता है कि आप अल्फाज आसान इस्तेमाल करें प्लीज। ये एंड दिस स्पेशली गोज फॉर पीपल फ्रॉम, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट, लेकिन अक्सर जो ओ लेवल्स के हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, जो वो ज्यादा गलतियां करते हैं इस चीज की। या अक्सर मैंने देखा है कि जो मेट्रिक एफएससी बैकग्राउंड, बोथ एक्चुअली बैकग्राउंड्स के, इफ आई ट्राई टू रिमेंबर नाउ, दोनों ही की गलती होती है फॉर सम रीजन। आई डोंट नो, वी वांट टू यूज वेरी हाई एंड वोकैबुलरी, ठीक है, बिकॉज हमने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल की होती है, हमारे नंबर भी आए होते हैं, बचपन से नंबर जब मिले होते हैं इस चीज पे तो हमें लगता है कि भी बड़ी अच्छी चीज है। तो अपने आप को ट्यून करना सीएसएस में, ये आसान जबान इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद है इन दी आइडियाज। आइडियाज आपके करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि पैसेज बात कर रहा है एक डिफरेंट चीज की और आप बात कर रहे हैं कंप्लीटली डिफरेंट चीज की। ठीक हो गया, तो बिल्कुल आइडियाज आपके करेक्ट होने चाहिए। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आपने ये नहीं अपने ओपिनियंस, अपने आइडिया प्रेसी को, इस पैसेज को पढ़ के मैं क्या इन्फर करता हूं इससे। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, दैट्स नॉट योर जॉब इन द प्रेस एग्जाम। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप सिर्फ जो पैसेज है उसको पढ़े, समझे और उसको थोड़े अल्फाजों में वापस रिप्रोड्यूस तो नहीं कही हुई, लेकिन अपने अल्फाजों में लिखे कि ये कहना चाह रहे ऑथर। ऑथर का व्यू पॉइंट इज द व्यू पॉइंट। आपने अपने आइडियाज सब्जेक्टिविटी नहीं लेके आनी इसके अंदर। ठीक हो गया। फिर है कोहेरेंस, लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि एक सेंटेंस बात कर रहा है कि भाई द ऑथर वेंट देयर, ही ट्रैवल्ड सो मच, एंड द सेकंड सेंटेंस टॉक्स अबाउट हाउ समथिंग एल्स इज हैपनिंग इन अनदर यूनिवर्स। ठीक है, बिल्कुल डिसकनेक्टेड सेंटेंसेस ना हो, कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के अंदर, जो कि गालिबन आप लोग अपने ऐसे के एग्जाम में भी आपको बहुत समझाया जाता है। आई एम श्योर जो आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं नियर पेयर पे या जनरली और जगह पे भी उन्होंने भी बताया होगा कि कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में। और फिर कंसाइजनेस, अगेन दिस गोज विदाउट सेइंग कि प्रेसी जो होगी वो आपकी ब्रीफ होगी, लंबी नहीं होगी, इररेलेवेंट चीजें उसकी नहीं होगी और टू द पॉइंट होगी। ठीक हो गया, टू द पॉइंट प्रेसी होनी चाहिए आपकी। टू द पॉइंट प्रेसी होनी चाहिए आपकी। अच्छा, पांचवा जो लफ्ज है कंसाइजनेस, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। कंसाइजनेस अगेन यू शुड नीड टू नो दैट मींस ब्रीफ एंड डायरेक्ट। ठीक है, छोटा हो, टू द पॉइंट हो। जितना आप इसको अपने जहन में रखेंगे, जब आप प्रेसी लिख लेंगे आप टिक ऑफ करेंगे कि क्या मेरी प्रेसी वर्ड लिमिट के अंदर है तो टिक करेंगे, क्या मेरी प्रेसी टू द पॉइंट है कि नहीं। पैसेज को पढ़ें, देखिए प्रेसी समझा सक रही है कि नहीं समझा सक रही। ठीक है, अगेन कंसाइजनेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी समझी जाती है। ठीक है, कंसाइज एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, अननेसेसरी रेपिटेशन नहीं करनी। ठीक है, अगर ये काफी कम होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके अल्फाज खत्म हो गए हैं और आप जो है आइडियाज आपके खत्म हो गए हैं लेकिन आपकी वर्ड लिमिट अभी तक पहुंची नहीं है, तो रिपीट नहीं करना आपने। ठीक है, सुकून से देखना है कि क्या ऐसी कोई चीज आइडिया है जो मैं मिस कर रही हूँ कि या कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, रिपीट करने से गुरेज करें। फिर जी कन्वे आपने करनी इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड एफिशिएंटली। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा रूल है कि आपने थीम ऑफ द पैसेज डिटरमिन करना है, और वो किस तरह से होता है कि आप पहली बार पढ़ेंगे प्रेसी को, पैसेज को, यू विल रीड द एंटायर पैसेज वंस, देन यू विल रीड द एंटायर पैसेज अगेन। ठीक है, 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना पहला ड्राफ्ट लिखेंगे। पहला ड्राफ्ट मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि जी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो आपके पहले ड्राफ्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, और जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको दूसरी बार समझ आने लगेगा कि जी पैसेज क्या क्या रहा है। जितना भी मुश्किल पैसेज हो आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट उसके आइडियाज को जो आपको लगता है, फिर उनको दोबारा पढ़ें। आप डिसाइफर बहुत आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है किसी नई प्रेसी को देख के, यू गिव इट टाइम, यू नो कि जी पैसेज क्या क्या रहा है। जितना भी मुश्किल पैसेज हो आप अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट उसके आइडियाज को जो आपको लगता है, फिर उनको दोबारा पढ़ें। आप डिसाइफर बहुत आराम से कर सकते हैं। सो घबराना नहीं है किसी नई प्रेसी को देख के, यू गिव इट टाइम, यू नो रीड इट वंस, देन रीड इट अगेन एंड देन ट्राई टू फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट द पैसेज वांट्स। ठीक है, उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं करना, सिंपली रीफ्रेज नहीं करना ओरिजिनल सेंटेंसेस को, अपने वर्ड्स में ट्राई टू यूज योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसके नंबर नहीं होते। ठीक है, अच्छा, ब्रेविटी शुड बी देयर बट सो शुड बी क्लैरिटी। ठीक है, बेशक आप इस लफ्ज इस्तेमाल करें, आप क्लियर
लिखें कि जी क्या है क्या नहीं, आइडियाज सारे होने चाहिए, लेकिन क्लैरिटी हमेशा ज़हन में रखनी है कि आपके आइडियाज क्लियर होने चाहिए, एग्जामिनर को समझ आनी चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कंसाइज रहिए, मैं बात कर चुकी हूँ, टू द पॉइंट, बट इतना नहीं कि आपकी सेंटेंसेस का मीनिंग जो है उससे इफेक्ट हो, ठीक है। कंसाइज रहे, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल आधा आधा ही में आपने सेंटेंस को खत्म कर दिया, ठीक है। लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं सेंटेंस को, छोटा रखें ओवरऑल, और उसके बाद आप आगे बढ़े, ठीक है। फिर जी योर फाइनल प्रेसी शुड बी टोटली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर पर्सन हु हैजंट रेड द ओरिजिनल पैसेज। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि अगर एक बंदे ने अपना पैसेज पहले नहीं पढ़ा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, आप आपका जब प्रेसी पढ़े तो उसको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये पैसेज क्या क्या है। ग्रामेटिकल एरर्स प्लीज मत करें, वर्क ऑन योर टेंसेस, पंक्चुएशन, ग्रामर, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा, ठीक है। एरर्स की जगह नहीं है, ग्रामर का पेपर है ये, ग्रामेटिकल एरर्स आप नहीं करेंगे। जो चीज आप ऐसे में कर देते हैं ये सोच के कि भाई चलो कोई बात नहीं, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, यू विल नॉट डू द एग्जैक्ट सेम थिंग इन द प्रेसी। योर प्रेसी should not contain any errors whatsoever, ठीक है। I have a whole lecture prepared on tenses, although it's not a part of your syllabus, just because आप समझ सकें कि भाई टेंसेस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, कौन से करेक्ट वर्जन है यूजिंग टेंसेस, और क्यों ये गलती बहुत बुरी समझी जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर आप सिंपल क्लियर क्रिस्प सेंटेंस इस्तेमाल करें, एग्जामिनर को कंफ्यूज मत करें, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर विद डिफिकल्ट लैंग्वेज, प्लीज डोंट ट्राई टू डू दैट, ठीक है। और कॉम्प्लिकेट मत करें चीजों को। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि अगर तो एक बंदे की नेचुरल फ्लो ही ऐसा है कि वो बेसिकली अच्छा मतलब जबान इस्तेमाल कर सकता है, डिफिकल्ट जबान, तो वो अपने आप को कंटेन ना करे। ये ना हो कि भाई वो कहे कि नहीं मैंने तो जान के आसान जबान इस्तेमाल करनी है ताकि एग्जामिनर जो है वो मतलब वो ये ना समझे कि मैं उसको इंप्रेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जो आपकी जो नॉर्मल अगर आपका फ्लो ही ऐसा है कि आप डिफिकल्ट वर्ड्स करेक्टली इस्तेमाल करते हैं, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद कैंडिडेट्स जो कि जबरदस्ती की डिफिकल्ट जबान इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेंस उनको समझ आए या ना आए, ठीक हो गया। अगला आपका रूल है कि अब अगेन इट इज बेस्ट टू रिटेन द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द गिवन पैसेज। इसमें ये वो बात कर रहे हैं कि अगर पैसेज का फ्लो ये है कि वो पहले बात कर रहे हैं कि जी वो इटली गया और उसके बाद इटली में उसको एक बंदा मिला, उस बंदे ने उसको एक फिलोसफी बताई, ठीक है। तो आपने इस ऑर्डर को खराब नहीं करना, जिस प्रेसी भी उसी ऑर्डर में करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रेसी के उसी ऑर्डर में ले जिस ऑर्डर में ओरिजिनल पैसेज है, ठीक है। अपनी साइड से कुछ ऐड नहीं करना, जितनी आपका दिल चाहे कि भाई मैं तो इस पैसेज में क्रिटिक कर सकता हूं, मैं तो फिलोसोफर हूं, मैं तो ये कर लूंगा, ये नहीं करना। ऐड सब्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली, बट ऐड कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। अपनी नॉलेज आपने बिल्कुल इसमें यूटिलाइज नहीं करनी, ठीक है। दिस इज वन थिंग दैट आई स्ट्रिक्टली फॉरबिड ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर वो पैसेज में नहीं है वो बात, तो आप नहीं लिखेंगे, जितना मर्जी आपको लग रहा हो कि भाई इस बात तो ऑब्वियसली ये बात, अगर वो गया है इटली तो ऑब्वियसली वो फलानी जगह पे तो गया होगा, ये इसमें लिख देता हूं, हो सकता है मेरे नंबर ज्यादा आ जाए, ये नहीं करना, ठीक है। अच्छा, प्रेसी हमेशा थर्ड पर्सन में होती है। अगर आप वो स्टार्ट हो रही है इस तरह से, आई वेंट ऑन वेकेशन लास्ट ईयर एज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो उसको लिखा किस तरह से जाएगा प्रेसी में, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। द राइटर बीइंग एन एविड ट्रैवलर वेंट ऑन अ वेकेशन लास्ट ईयर, मेक सेंस। अगर तो पैसे डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, जो कि प्रेसी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका एक सेपरेट टॉपिक है, कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, और यूजुअली आपकी जो है पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि जी आपने अपनी डिस्क्रेशन जो है इस्तेमाल कितनी करनी है व्हेन डीलिंग विद इन्फॉर्मेशन। जितना इरेज कर सकते हैं अनइम्पोर्टेंट चीजों को प्रेसी में आप इरेज कीजिए, ठीक है ना। इरेज एवरीथिंग दैट्स इररेलेवेंट इन अ पर्टिकुलर प्रेसी, ठीक है। डू नॉट मेंशन एनीथिंग जो कि उस आइडिया से, सेंट्रल आइडिया से कनेक्टेड नहीं है। तो होल पॉइंट ऑफ प्रेसी इज कि आपने उस सेंट्रल आइडिया को ग्रास्प करना है, और जितने भी, अगर ये सेंट्रल आइडिया, तो जितने भी कनेक्टिंग सेंटेंसेस हैं वो छुपे होते हैं आपके पैसेज के अंदर, जो कि उस आइडिया से कनेक्टेड है। तो उस आइडिया के साथ जितने भी कनेक्टेड सेंटेंसेस है उनको आपने डिटेक्ट करके अपने अल्फाज में लिखना होता है, ठीक है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट जो चीजें इनको रिटेन करना है आपने अपनी डिस्कशन इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल ये है कि जो अक्सर मतलब एक रूल ऑफ थंब कह लें या आप कहें कि जो आपकी जिंदगी थोड़ी आसान बना देगा, अगर कोई एग्जाम्पल दी हुई है ना आपने उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक वो एग्जाम्पल प्रेसी में ना मेंशन करें, ठीक है, वो मेन आइडिया मेंशन करें। अगर कोई इलस्ट्रेशन दी हुई है, अगर कोई कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है अननेसेसरी, तो ग्राफिंग नहीं होती प्रेसी के अंदर, एक पैराग्राफ में आता है, एक मोनोटोन सी उसकी एक फ्लो होता है, तो कोशिश कीजिए आप उसमें रखिएगा। टाइटल बहुत जरूरी है, इसके अलग मार्क्स होते हैं टाइटल के, ठीक है, हमेशा अलग मार्क्स होते हैं, और इट परटेन्स टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पैसेज। अ टाइटल जो होता है वो आपका 3 to 4 या 5 to 6 लफ्ज का होता है, ज्यादा मत करें, 5 to 6 वर्ड्स कर लें, ठीक है। इससे छोटा भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मस्ट है कि आपने टाइटल देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस इस्तेमाल नहीं करनी। अगर किसी चीज की फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म ही होगी, ठीक है। अगर LSE नहीं लिख सकते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी फुल फॉर्म, UN है तो पूरी फॉर्म आपकी लिखेंगे प्रेसी के अंदर, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द रूल्स ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर प्रेसी। अगला जो कि आप देख रहे हैं, मैं आगे जाने की भी कोशिश कर रही हूँ, बट मैं आपको इंशाल्लाह
अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से प्रेसी, हाउ डू यू गो अबाउट अ पर्टिकुलर प्रेसी। आई होप दीज रूल्स वर वेरी क्लियर टू यू एंड एवरी टाइम दैट यू वांट टू राइट अ प्रेसी, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग कोशिश करें कि ये सारे रूल्स या एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, उससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि आपकी प्रेसी कितनी अच्छी है या कितनी मेहनत की जरूरत है। थैंक यू सो मच।